प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज का हमारा चैप्टर 10 NCERT क्लास 12 व्यावसायिक अध्ययन। इस चैप्टर का नाम है वित्तीय बाजार। चलिए इस चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ। चलिए हमारा चैप्टर नेम है वित्तीय बाजार और हमारा ये इस चैप्टर अधिगम उद्देश्य लिखा हुआ है। अधिगम उद्देश्य क्या मतलब होता है कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, वित्तीय बाजार के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे, धन या मुद्रा बाजार के अर्थ की व्याख्या तथा उसके उपकरणों का वर्णन कर सकेंगे, पूंजी बाजार की प्रकृति एवं प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। और इसका आगे का पार्ट मैं दूसरे वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संवेदी सूचकांक, मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक। क्या आपने पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में कितनी बार समाचार पत्रों के प्रमुख समाचारों में संवेदी सूचकांक के बारे में हो हल्ला मचाते हुए देखा है? यह हर समय ऊपर व नीचे जाता रहता है और व्यवसाय एवं आर्थिक समाचारों का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा सा लगता है। क्या इसने कभी आपको आश्चर्यचकित किया है कि वस्तुतः यह संवेदी सूचकांक क्या है? संवेदी सूचकांक BSE को सूचकांक का निर्देश या चिन्ह है। चूँकि BSE भारतीय द्वितीयक बाजार का एक अग्रणी शेयर बाजार बन चुका है, इसलिए संवेदी सूचकांक भी भारतीय शेयर बाजार का एक महत्वपूर्ण संकेतक बन चुका है। शेयर बाजार की स्थिति के बारे में रिपोर्ट करने के लिए यह बहुत जल्दी प्रयुक्त किए जाने वाला संकेतक बन चुका है। एक सूचकांक का केवल एक काम होता है, मूल्य गतिशीलता को पकड़ना। इस तरह से एक शेयर सूचकांक शेयरों की मूल्य गतिशीलता को प्रदर्शित करेगा, जबकि बंधपत्र सूचकांक उस ढंग को पकड़ता है जिस ढंग से बंधपत्र के मूल्य ऊपर या नीचे जाते हैं। यदि संवेदी सूचकांक चढ़ता है तो यह संकेत देता है कि बाजार बढ़िया रहा है। आपने फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर संवेदी सूचकांक बढ़ जाता है तो समझिएगा कि बाजार जो है बढ़िया चल रहा है और उसमें मूल्य का आवंटन अच्छे से हो रहा है। चूँकि यह माना जाता है कि शेयर की यही प्रतिबिंबित करते हैं जो कंपनी भविष्य में अर्जित करने की अपेक्षा रखती है। अतः एक ऊपर उठता सूचकांक वह संकेत देता है कि निवेशक को कंपनी में बेहतर कमाई की उम्मीद है। इसके साथ ही यह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मापता है। यदि भारतीय कंपनियों से अच्छा करने की उम्मीद की जाती है तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था को भी अच्छा ही करना चाहिए। संवेदी सूचकांक को 1986 में शेयर बाजार 30 सर्वाधिक सक्रियता से व्यापार किए जाने वाले शेयरों से बनाकर प्रारंभ किया गया था। वस्तुतः वह BSE बाजार पूंजीकरण का आधा हिस्सा रखते हैं। वे अर्थव्यवस्था के 13 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने संबंधित उद्योगों के अग्रणी हैं। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक व्यवसाय के लिए वित्त की तब आवश्यकता होती है जब एक उद्यम उसे प्रारंभ करने का निर्णय लेता है। उसे दोनों प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है। चालू पूंजी के द्वारा वह कच्चे माल एवं कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान जैसे कार्य करता है, जबकि स्थिर पूंजी से मशीनरी व संयंत्र अथवा भवन खरीदता है या फिर कंपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने जैसा काम करती है। उपयुक्त उदाहरण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है कि कैसे एक कंपनी को पूंजी बाजार से निधि उगाने की आवश्यकता पड़ती है। आइडिया सेल्युलर ने भी अपनी विस्तार आवश्यकता के लिए भारतीय पूंजी बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लिया है। इस अध्याय में आप निजी नियोजन, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव तथा पूंजी बाजार की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आइडिया सेल्युलर के उदाहरण में आप पढ़ चुके हैं। एक व्यवसाय ऐसी निधियों को विभिन्न स्रोतों एवं विभिन्न तरीकों से वित्तीय बाजार के माध्यम से पैदा कर सकता है। यह अध्याय उस प्रक्रम के बारे में संक्षिप्त वर्णन प्रदान करता है जिसके माध्यम से एक व्यावसायिक संगठन द्वारा
अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं के लिए वित्त संचालित करता है। इसके साथ ही इसमें औद्योगिक संरचना तथा विभिन्न वित्तीय बाजारों की नियामक मापदंडों की व्याख्या की गई है। चलिए इस व्याख्या को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक व्यवसाय एक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा होता है जिसमें दो मुख्य क्षेत्र समाहित होते हैं, घरेलू जो कि निधियों को बचाता है और व्यावसायिक फर्में जो इन निधियों को निवेशित करती है। एक वित्तीय बाजार इन दोनों के बीच निधियों को संचालित करने के द्वारा बचतकर्ता तथा निवेशक को जोड़ने में मदद करता है। ऐसा करते हुए यह जो निष्पादन करता है उसे एक विनियोजित व्यवसाय या कार्य कहते हैं। यह निवेशकों के लिए उपलब्ध निधियों को उनके सर्वाधिक उत्पादक निवेश अवसर में विनियोजित या प्रवर्तित करता है। जब यह विनियोजन कार्य सर्वोत्तम निष्पादित होता है तो दो परिणाम आते हैं। घरों यानी कि हाउस होल्ड को प्रस्तावित वापसी दर उच्च होती है। उन फर्मों के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनियोग किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के लिए उच्च उत्पादकता करते हैं। यहाँ पर दो प्रमुख वैकल्पिक प्रक्रम हैं जिनके माध्यम से निधि का विनियोजन बैंक के द्वारा या वित्तीय बाजार से विनियोजित किया जाता है। चलिए वित्तीय बाजार का उपयोग करने वाले एक व्यवसाय द्वारा प्रस्तावित शेयर एवं ऋण पत्र डिबेंचर्स खरीद सकते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा निधियों का विनियोजन किया जाता है, उसे वित्तीय मध्यस्थता का कहते हैं। बैंक द्वारा वित्तीय बाजार वित्तीय व्यवस्था तथा बंध पत्रों का क्रय एवं विक्रय, खरीद फरोख्त करना आदि। वित्तीय व्यवस्था या प्रणाली में मध्यस्थकों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और वे घर को एक चुनाव देते हैं कि वे अपनी बचत कहाँ लगाना चाहते हैं। वित्तीय बाजार वित्तीय परिसंपत्तियों के विनिमय एवं सर्जन के लिए एक बाजार है। वित्तीय बाजार वही अस्तित्व में आता है जहाँ एक वित्तीय लेन देन स्थान लेता है। ये वित्तीय लेन देन वित्तीय परिसंपत्ति की रचना के स्वरूप में हो सकते हैं, जैसे कि एक फर्म द्वारा शेयर या डिबेंचर्स यानी कि ऋण पत्रों, डिबेंचर्स का मतलब है ऋण पत्रों के आरंभिक निर्गमन अथवा विद्यमान वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि इक्विटी शेयरों, ऋण पत्रों तथा बंध पत्रों का क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त करना आदि है। यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। देखिए जैसे बिजनेस फॉर्म्स है वो भी को रिलेटेड है फाइनेंशियल मार्केट से, हाउस होल्ड सेवर से और बैंक। तो पहले हाउस होल्ड सेवर्स होते हैं, फिर बैंक है, फिर बैंक बिजनेस फॉर्म्स में लगाता है और बिजनेस फॉर्म जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से लाभान्वित होते हैं। वित्तीय बाजार के प्रकार। वित्तीय बाजार एक अर्थव्यवस्था में दुर्लभ संसाधनों के विनियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए वे निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण प्रकार निष्पादित करते हैं। बचतों को गतिशील बनाना तथा उन्हें अधिकाधिक उत्पादक उपयोग में सन्निहित करना। वित्त बाजार बचतकर्ता से बचतों को निवेशकों तक अंतरित करने को सुसाध्य बनाते हैं, यानी कि सुविधापूर्ण। सुसाध्य का मतलब है सुविधापूर्ण। यह बचतकर्ताओं को विभिन्न निवेशकों का चुनाव देते हैं और इस प्रकार से अधिशेष निधियों को सर्वाधिक उत्पादक उपयोग में सन्निहित करने में मदद करते हैं। मूल्य खोज को सुसाध्य बनाना। सुसाध्य का मतलब सुविधापूर्ण बनाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मांग एवं आपूर्ति की ताकतें बाजार में किसी सामान्य या सेवा की एक कीमत स्थापित करने में मदद करती है। वित्त बाजार में भी घरों की निधियों के आपूर्तिकर्ता तथा व्यावसायिक फर्में मांग का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों के बीच परस्पर क्रिया उस वित्तीय परिसंपत्ति की कीमत या मूल्य तय करने में मदद करती है जिसका उस विशिष्ट बाजार में व्यापार किया जाना है। वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु द्रव्यता उपलब्ध कराना। वित्तीय बाजार एक वित्तीय परिसंपत्ति को आसानी से बेचने व खरीदने को सुकर बनाता है। ऐसा करते हुए वे वित्तीय परिसंपत्तियों को द्रव्यता प्रदान करते हैं ताकि उन्हें आवश्यकता अनुसार आसानी से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सके। लेन देन की लागत को घटाना। वित्तीय बाजार में व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियों के बारे में बहुमूल्य सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। यह एक वित्तीय परिसंपत्ति के क्रय एवं विक्रय में खरीदने तथा बेचने वाले दोनों ही के समय प्रयासों एवं धन को बचाता है, अन्यथा उन्हें प्रयास करने व खोजने पर खर्चा करना पड़ता है।
वित्तीय बाजार का वर्गीकरण। वित्तीय बाजार को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है मुद्रा बाजार और नंबर 2 है पूंजी बाजार। तो द्रव्य को मुद्रा भी कहा जाता है और पूंजी बाजार को फिर दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार फिर दो भागों में बांटा गया है, इक्विटी और ऋण। प्राथमिक बाजार को दो भागों में बांटा गया है, इक्विटी और ऋण, और द्वितीयक बाजार को ऋण और इक्विटी। चलिए इसका मतलब जान लें हम लोग। द्रव्य या मुद्रा बाजार। द्रव्य या मुद्रा बाजार एक छोटी अवधि की निधियों का बाजार है जो ऐसे द्रव्य संपत्तियों का निपटान करता है जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक की होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द्रव्य या मुद्रा बाजार जिसकी परिपक्वता 1 वर्ष तक की होती है उसको द्रव्य या मुद्रा बाजार कहते हैं। ये परिसंपत्तियां द्रव्य के लिए निकट विकल्प होती है। यह ऐसा बाजार है जहां कम जोखिम, आरक्षित तथा लघुकालिक ऋण प्रपत्र होते हैं जो कि उच्च तरल, दैनिक निर्गमित तथा सक्रिय तिजारती व्यापार योग्य होते हैं। इनकी कोई भौतिक स्थानिकता नहीं होती है, परंतु यह ऐसी क्रियाविधि है जो टेलीफोन व इंटरनेट के माध्यम से संपादित की जाती है। यह अस्थायी रोकड़ की कमी एवं देनदारियों के निपटाने की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु अल्पकालिक निधि उगाने में सक्षम होते हैं तथा आय वापसी के लिए अधिक या बेशी निधियों के अस्थायी फैलाव के लिए उपयुक्त होते हैं। बाजार के प्रमुख प्रतिभागी भारतीय रिजर्व बैंक, कॉमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, राज्य सरकारें, वृहद औद्योगिक घराने तथा म्यूचुअल फंड आदि इसी के उदाहरण हैं। मुद्रा बाजार के प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी, राजकोष। ट्रेजरी बिल मूलतः 1 वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाले भारत सरकार के द्वारा ऋण दान के रूप में दिया जाने वाला एक लघुकालिक प्रपत्र होता है। इन्हें शून्य कूपन बंद पत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें केंद्रीय सरकार के पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधि की लघुकालिक ज़रूरतों के लिए जारी किया जाता है। ये राजकोष बिल एक वचन पत्र के स्वरूप में जारी किया जाता है। ये उच्च तरल तथा सुनिश्चित वापसी या उपलब्धि प्राप्ति युक्त तथा अदायगी के जोखिम से नगण्य है। इन्हें ऐसे मूल्य पर जारी किया जाता है जो अपने अंकित मूल्य से कम के होते हैं और इनका भुगतान उसके बराबर तक किया जाता है जिस मूल्य पर राजकोष बिल जारी हुआ है तथा उस पर प्राप्य ब्याज के साथ उसका मोचन मूल्य के बीच अंतर होता है, जिसे बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। राजकोष बिल 25,000 रुपये के न्यूनतम मूल्य और इसके बाद बहुगुणन में प्राप्त होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक निवेशक 91 दिन के लिए 1 लाख रुपये अंकित मूल्य के राजकोष बिल 96,000 रुपये में खरीदता है। परिपक्वता तिथि तक अपने पास रखने के बाद निवेशक बिल के बदले 1 लाख रुपये प्राप्त करता है। यहाँ भुगतान की गई राशि तथा परिपक्वता के बाद प्राप्त की गई राशि के बीच 4,000 रुपये का अंतर है। यह राशि बिल की खरीद पर निवेशक को ब्याज के रूप में प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वाणिज्यिक या तिजारती पत्र, आप लोग समझ गए होंगे ट्रेजरी या राजकोष क्या होता है और मुद्रा बाजार के प्रपत्र क्या है। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। जैसे कि आपको कोई सरकार जो है वो 1 लाख का आपको एक तरह से कह लीजिए तो वो बना के देती है, चेक बना के देती है और आप 96,000 रुपये में उसे ख़रीद लेते हैं और 91 दिन के लिए, और 91 दिन का ब्याज आपको 4,000 रुपये मिल जाता है। तो ऐसे बिल को हम लोग मुद्रा बाजार के प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट यानी कि राजकोष के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए नंबर 2 में है वाणिज्यिक या तिजारती पत्र। वाणिज्यिक को तिजारती के नाम से भी जाना जाता है। वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक आरक्षित वचन पत्र होता है जो बेचने के द्वारा अंतरणीय एवं परिक्रमीय बेचनीय है तथा परिपक्व अवधि के बाद एक सुनिश्चित स्थिर अंतरण या सुपुर्दगी होती है। यह विशाल एवं उधार पात्रता कंपनियों द्वारा अल्पकालिक बाजार दर से कम दर पर निधि उगाने के लिए जारी करती है। इनकी परिपक्वता अवधि प्रायः 15 दिन से लेकर 1 वर्ष तक होती है।
बड़ी कंपनियों के लिए वाणिज्यिक पत्रों का प्रचलन बैंक से उधार लेने की अपेक्षा एक विकल्प है, जिन्हें सामान्यतः वित्तीय रूप में से सुदृढ़ माना जाता है। इसे बट्टे के साथ बेचा एवं सम मूल्य पर मोचित किया जाता है। वाणिज्यिक पत्रों का वास्तविक उद्देश्य अल्पकालिक, मौसमी एवं कार्य पूंजी की जरूरतों हेतु निधि उपलब्ध कराना था। उदाहरण के लिए कंपनियां इस प्रपत्र को सेतु वित्तीयता, ब्रिज फाइनेंस ऐसे उद्देश्य के लिए उपयोग करती हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक निधि कंपनी को मशीन खरीदने के लिए दीर्घकालिक वित्त की आवश्यकता है। पूंजी बाजार से दीर्घकालिक निधि उठाने के क्रम में कंपनी को फ्लोटेशन कास्ट चल पूंजी उठानी पड़ेगी। इस लागत में एक चल पूंजी के निर्गमन जैसे ब्रोकरेज कमीशन, आवेदन पत्रों की छपाई तथा विज्ञापन आदि के खर्च आते हैं। वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से अस्थायी पूंजी उगा करके फ्लोटेशन की लागत जुटाई जाती है। इसे सेतु वित्तीयता कहते हैं। शीघ्रावधि द्रव्य। शीघ्रावधि द्रव्य एक लघुकालिक मांग पर पुनर्भुगतान वित्त है, जिसकी परिपक्वता अवधि 1 दिन से 15 दिन तक की होती है तथा अंतर बैंक अंतरण के लिए उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक को एक न्यूनतम रोकड़ शेष अनुरक्षित करना होता है, जिसे रोकड़ नकदी आरक्षण या नकदी रिजर्व अनुपात कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर नकदी रिजर्व अनुपात परिवर्तित करता रहता है, जो बदले में वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की उपलब्ध निधियों को प्रभावित करता है। शीघ्रावधि द्रव्य वह उपाय है जिसके द्वारा एक दूसरे से नकदी उधार लेकर नकदी आरक्षण अनुपात अनुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। शीघ्रावधि ऋण पर चुकाया जाने वाले ब्याज को शीघ्रावधि दर के नाम से जाना जाता है। यह दर बहुत ही चंचल और स्थिर होता है, दिन प्रतिदिन और कभी कभी घंटों के अनुसार बदलती है। यहाँ पर शीघ्रावधि दर कॉल रेट और मुद्रा बाजार से अन्य अल्पकालिक प्रपत्रों जैसे कि बचत प्रमाण पत्र तथा वाणिज्यिक पत्र आदि के बीच बिल्कुल विपरीत संबंध होता है। शीघ्रावधि द्रव्य में वृद्धि अन्य स्रोतों से वित्त जैसे कि वाणिज्यिक पत्रों या बचत प्रमाण पत्रों से जुटाते हैं। इन स्रोतों की निधि बैंक द्वारा पैदा की गई निधियों की अपेक्षा सस्ती होती है। बचत प्रमाण पत्र। बचत प्रमाण पत्र आरक्षित पारक्रम्य धारक रूप में लघुकालिक प्रपत्र आदि वाणिज्यिक बैंकों तथा विकास वित्त संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं। यह व्यक्तिगत रूप में उद्यमों, निगमों तथा कंपनियों को उनकी कठिन द्रव्यता की अवधि के दौरान तब जारी किए जा सकते हैं जब बैंक में बचत दर मंद हो, लेकिन कर्ज के लिए मांग उच्च हो। यह लघु अवधि के लिए भारी मात्रा में द्रव्य संचारित करने में सहायक होते हैं। वाणिज्यिक बिल। वाणिज्यिक बिल विनियमन का एक बिल है जो व्यावसायिक फर्मों की कार्य पूंजी की आवश्यकता के लिए वित्तीयन में प्रयुक्त होता है। और पूंजी बाजार को अब हम अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे पूंजी बाजार आखिर क्या है? यहाँ कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार शब्द सुसाध्यता और संस्थानिक व्यवस्था या प्रबंध को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से दीर्घकालिक निधि, ऋण एवं इक्विटी दोनों ही उगाए या वर्धित एवं निवेशित किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत सारणियों की एक श्रृंखला समाहित होती है, जिसके माध्यम से एक समुदाय की बचतों को औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों तथा सामान्यतः राजकीय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह इन बचतों को उनके सर्वाधिक उत्पादक उपयोग में परिवर्तित कर देश के विकास एवं वृद्धि की ओर जाता है। पूंजी बाजार के अंतर्गत विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार समाहित होते हैं। एक आदर्श पूंजी बाजार वह है जहां उचित लागत यानी कि मूल्य पर वित्त उपलब्ध होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक बेहतर कार्यशील पूंजी बाजार की विद्यमानता या उपस्थिति के द्वारा सुसाध्य होती है। वास्तव में एक वित्तीय प्रणाली के विकास को आर्थिक वृद्धि के लिए एक अनिर्वचनीय स्थिति के रूप में देखा जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वित्तीय संस्थाएं पर्याप्त विकसित हो और यह भी कि बाजार की कार्यात्मकता मुक्त, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही पूंजी बाजार उन सूचनाओं को सम्मान देने में भी सक्षम होना चाहिए जो कि वह अंतरित करे, लेन देन की लागत न्यूनतम हो तथा सर्वाधिक उत्पादकता पूर्ण ढंग से पूंजी विनियोग करे।
पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में अंतर। इन दो बाजारों में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। भाग लेने वाले। पूंजी बाजार में भाग लेने वाले हैं वित्तीय संस्थान, बैंक, निर्गमित इकाइयाँ, विदेशी निवेशक एवं जनता में से साधारण फुटकर विनियोजक। मुद्रा बाजार में अधिकांशतः भाग लेने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय संस्थान एवं वित्त कंपनियां जैसे संस्थान हैं। यद्यपि व्यक्ति भी निजी तौर पर द्वितीयक बाजार में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वह ऐसा नहीं करते नहीं हैं। प्रलेख। पूंजी बाजार में जिन प्रलेखों में लेन देन किया जाता है उनमें प्रमुख है मुद्रा बाजार में जिन प्रपत्रों में व्यापार होता है उनमें प्रमुख है लघु अवधि के ऋण प्रपत्र जैसे टी बिल, व्यापार बिल, वाणिज्यिक पेपर एवं जमा प्रमाण पत्र। निवेश राशि। पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों में निवेश के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वित्त का होना आवश्यक नहीं है। प्रतिभूतियों की इकाइयों का मूल्य साधारणतः कम ही होता है, जैसे 10 रुपये या फिर 100 रुपये आदि। इसी प्रकार से शेयरों के व्यापार के लिए न्यूनतम संख्या छोटी ही रखी जाती है, जो 50 अथवा 100 हो सकती है। इससे नियोक्ता अपनी छोटी बचत से इन प्रतिभूतियों को खरीद सकते हैं। मुद्रा बाजार में सौदों के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। अवधि। पूंजी बाजार के दीर्घ अवधि एवं मध्य अवधि की प्रतिभूतियों के सौदे होते हैं, जैसे समता, अंश एवं ऋण पत्र। मुद्रा बाजार में प्रपत्र अधिकतम 1 वर्ष के लिए ही होते हैं, कभी कभी तो यह 1 दिन के लिए भी जारी किए जा सकते हैं। तरलता। पूंजी बाजार की प्रतिभूतियों को तरल निवेश माना जाता है, क्योंकि इनका स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय होता है। यह अलग बात है कि कोई शेयर में व्यापार सक्रिय रूप से नहीं हो रहा है, अर्थात इसका कोई क्रेता नहीं है। मुद्रा बाजार प्रपत्र अधिक तरल होते हैं, क्योंकि इसके लिए औपचारिक व्यवस्था की हुई होती है। DFHI की स्थापना का उद्देश्य ही मुद्रा बाजार के प्रपत्रों के लिए तैयार बाजार प्रदान करना है। सुरक्षा। पूंजी बाजार में प्रपत्रों के मूल्य की वापसी एवं उन पर प्रतिफल दोनों का जोखिम है। निर्गम करने वाली कंपनी हो सकता है कि घोषित योजना के अनुरूप कार्य न कर सके तथा प्रवर्तक निवेशकों के द्वारा धोखा कर सकते हैं। मुद्रा बाजार कहीं अधिक सुरक्षित है, जिनमें गड़बड़ी की संभावना न्यूनतम है। इसका कारण निवेश की छोटी अवधि तथा निर्गमकर्ताओं की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का होना है। ये निर्गमन करता है सरकार, बैंक एवं उच्च श्रेणी कंपनियां होती हैं। संभावित प्रतिफल। पूंजी बाजार में विनियोजित राशि पर नियोजकों को मुद्रा बाजार की तुलना में अधिक ऊंची दर में प्रत्यय मिलता है। चलिए अब प्राथमिक बाजार को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार के रूप में भी जानते हैं। यह नई प्रतिभूतियों से निपटता है जो कि पहली बार निर्गमित या जारी होते हैं। एक प्राथमिक बाजार का आवश्यक प्रकार्य बचतकर्ताओं से निवेश योग्य निधियों को नए उद्यम स्थापित करने की ज़रूरत वाले उद्यमियों तक या फिर जो पहली बार प्रतिभूतियों को जारी करके अपने विद्यमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं उस तक पहुंचाना है। इस बाजार के निवेशक बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा व्यक्तिगत रूप में होते हैं। प्राथमिक बाजार से एक कंपनी मुद्रा धन को इक्विटी शेयरों, अधिमान शेयरों, ऋण पत्रों, ऋणों तथा बचतों के रूप में उगा सकती है। इन उगाही गई निधियों को कंपनी नई परियोजनाओं के लगाने, विस्तारण, वैविधीकरण, विद्यमान परियोजनाओं का नवीनीकरण करती है। अस्थायी पूंजी फ्लोटेशन की विधियाँ। अस्थायी पूंजी को फ्लोटेशन के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक बाजार में अस्थिर पूंजी फ्लोटेशन के नए निर्गमन की विधियाँ। विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव। विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव प्राथमिक बाजार में सार्वजनिक कंपनियों द्वारा निधि उगाने की एक सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। इसके अंतर्गत विवरण पत्रिका जारी करने के माध्यम से जनता से अंशदान आमंत्रित करते हैं।
एक विवरण पत्रिका पूंजी उगाने के लिए निवेशकों से प्रत्यक्ष अपील करती है, जिसके लिए अखबारों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। यह निर्गमन हावेदारी, जोखिम आंकन और कम से कम एक शेयर बाजार में सूचीबद्ध किए जाने की अपेक्षा रखने वाला हो सकता है। विवरण पत्रिका की विषय वस्तु कंपनी अधिनियम तथा सेबी के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए तथा सेबी के प्रकटन एवं निवेश संरक्षा मार्गदर्शियों से युक्त होनी चाहिए। विक्रय के लिए प्रस्ताव। इस विधि के अंतर्गत प्रतिभूतियों को सीधे जनता से नहीं निर्गमित किया जाता है, बल्कि निर्गमन जारीकर्ता, गृहों या स्टॉक दलाल जैसे माध्यकों के द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित। चले आइए हम लोग निजी नियोजन या विनियोग को फिर से देख ले जरा सा। देखिए, निजी विनियोग भी एक कंपनी द्वारा संस्थागत निवेशकों तथा कुछ चयनित व्यक्तिगत निवेशकों को प्रतिभूतियों को आवंटन है। यह एक सार्वजनिक निर्गमन की अपेक्षा अधिक द्रव्यता से पूंजी उगाने में मदद करता है। अधिकार निर्गम। यह एक विशेषाधिकार है जो विद्यमान शेयरधारकों को कंपनी शर्तों एवं नियमों के अनुसार एक निर्गमों को पूर्व क्रय करने का अवसर देता है। शेयरधारकों को पहले से कब्जे वाले शेयरों के अनुपात में नए शेयरों को खरीदने का अधिकार प्रस्तावित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम EIPOS। इलेक्ट्रॉनिक प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम। एक कंपनी जब शेयर बाजार की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक पूंजी निर्गम प्रस्तावित करती है तो उसे शेयर बाजार के साथ एक अनुबंध में प्रविष्ट होना पड़ता है। यहाँ पर कंपनी के द्वारा सेबी में पंजीकृत दलालों को आवेदन स्वीकारने तथा आदेश नियोजन हेतु नियुक्त करना पड़ता है। निर्गमन हेतु निर्गमक कंपनी को एक रजिस्ट्रार को नियुक्त करना चाहिए जो एक्सचेंज के साथ इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता रखता हो। निर्गमक कंपनी किसी भी एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के सूचीबद्धता हेतु आवेदन कर सकती है, जो कि उस एक्सचेंज से भिन्न हो सकता है जिसके माध्यम से उसने अपनी प्रतिभूतियाँ प्रस्तावित की है। प्रमुख प्रबंधक उन सभी माध्यकों के साथ समन्वय रखता है जो इस निर्गम से जुड़े होते हैं। द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार को स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक बाजार या शेयर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्यमान प्रतिभूतियों के लिए क्रय एवं विक्रय का बाजार है। यह विद्यमान निवेशकों को विनिवेश तथा नए निवेशकों का प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही यह वर्तमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता एवं विक्रेता उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही यह निधियों का अधिक उत्पादक निवेशों में विनिवेश एवं पुनर्निवेश के माध्यम से निधियों को सृजित करके आर्थिक प्रगति में हाथ बटाता है। प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा प्रदिष्ट नियामक ढांचे के अंतर्गत खरीद फरोख्त, चुकाई या निकासित एवं निपटाया जाता है। सूचना तकनीक की प्रगति ने शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेडिंग टर्मिनलों के द्वारा देश भर में कहीं भी व्यापार के लिए पहुंच को आसान बना दिया है। देश में प्राथमिक बाजार की वृद्धि के साथ साथ पिछले 10 वर्षों के दौरान द्वितीयक बाजार भी महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा है। आप इस अध्याय में आगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ सकेंगे। मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही बड़ा है, विशाल है। इसको यहाँ आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार। स्टॉक एक्सचेंज एक संस्थान है जो विद्यमान प्रतिभूतियों के द्वारा के क्रय एवं विक्रय के लिए एक मंच प्रदान करता है। एक बाजार के रूप में शेयर बाजार एक प्रतिभूति, शेयर, ऋण पत्र आदि को द्रव्य में विनियमित की या विपरीत विनिमय को सुसाध्य बनाता है। स्टॉक एक्सचेंज अर्थात शेयर बाजार कंपनियों को वित्त उगाने, द्रव्यता उपलब्ध कराने तथा निवेशकों के निवेश को संरक्षा प्रदान करता है तथा व्यक्तिगत कंपनियों की ऋण योग्यता बढ़ाता है। शेयर बाजार का तात्पर्य
प्रतिभूति संपर्क अधिनियम 1956 के अनुसार शेयर बाजार का तात्पर्य व्यवसाय में प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त या निपटान हेतु सहायता, नियमन एवं नियंत्रण उद्देश्य के लिए एक ऐसे व्यक्तिक निकाय का गठन किया जाना है, फिर चाहे वह निगमित इनकॉर्पोरेटेड हो अथवा नहीं। एक शेयर बाजार के क्रियाकलाप। चलिए हम लोग एक शेयर बाजार के क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। एक शेयर बाजार की सक्षम क्रियाशीलता नए निगमों के लिए एक सक्रिय एवं वृद्धिकारक प्राथमिक बाजार के लिए प्रेरक वातावरण पैदा करता है। विद्यमान प्रतिभूतियों में एक सक्रिय एवं स्वस्थ द्वितीयक बाजार निवेशकों के बीच एक सकारात्मक पर्यावरण को नेतृत्व देता है। एक शेयर बाजार के कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप यहाँ देख लेते हैं। चलिए पहले ये पढ़ ले, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार की एक तुलना देख लेते हैं। प्राथमिक बाजार नए निर्गमों का बाजार भी कहा जाता है और द्वितीयक बाजार को स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक बाजार में देखिए क्या है, इनमें नई कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय होता है अथवा निवर्तमान कंपनियों द्वारा निवेशकों को नई प्रतिभूतियों का निर्गमन। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों को कंपनी सीधे नियोजक को बेचती है अथवा किसी मध्यस्थ के द्वारा। इसमें कोष बचतकर्ताओं से निवेशकों को जाता है। अर्थात प्राथमिक बाजार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का केवल क्रय होता है, इसको बेचा नहीं जाता। इसमें मूल्य का निर्धारण एवं उसके संबंध में निर्णय कंपनी का प्रबंध लेता है। कोई स्थायी भौगोलिक स्थान निश्चित नहीं है। द्वितीयक बाजार, इसमें केवल निवर्तमान शेयरों का ही व्यापार होता है। निवर्तमान प्रतिभूतियों का निवेशकों के बीच विनिमय होता है। इसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती। यह शेयरों की रोकड़ में परिवर्तनीयता तरलता को बढ़ाती है। अर्थात द्वितीयक बाजार परोक्ष रूप में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय दोनों होता है। इसमें मूल्यों का निर्धारण प्रतिभूति की मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। स्थान निश्चित होता है। चलिए अब इसमें देख लें, विद्यमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता एवं विनियोग उपलब्ध कराना स्टॉक एक्सचेंज का काम है। एक शेयर बाजार की आधारभूत क्रियाशीलता एक बाजार तैयार करना है जहां प्रतिभूतियां लाई और बेची जा सकें। यह निवेशकों का विनिवेश एवं पुनर्निवेश के अवसर देती है। यह बाजार पहले से ही विद्यमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता एवं आसान विनियोग या नियोजन दोनों ही उपलब्ध कराती है। इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है कंपनियों को भरोसा देती है कि वो आएँ और फिर यहाँ से अपने व्यापार को ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। प्रतिभूतियों का मूल्यन या फिर भाव। प्रतिभूतियों का मूल्यन या फिर भाव भी यह बताती है। यह मांग और आपूर्ति के ताकतों को निर्धारित करती है। एक शेयर बाजार सतत मूल्यन या मूल्य निर्धारण का एक प्रक्रम है। तो आप लोग स्टॉक एक्सचेंज को अच्छे से समझ रहे होंगे, जो उसका मतलब क्या होता है। इतने दिनों से आप लोग समझते थे, सुनते आ रहे थे रेडियो पे, लेकिन उसका मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रतिभूति का मीनिंग क्या होता है। प्रतिभूति का मीनिंग होता है कोई काम या वचन पूरा करने आदि के लिए दिया गया निश्चित आश्वासन या उसके बदले में जमा की गई वस्तु या धन। प्रतिभूति का क्या मतलब होता है, कोई काम या वचन पूरा करने आदि के लिए दिया गया निश्चित आश्वासन। कोई काम या फिर वचन पूरा करने के लिए दिया गया आश्वासन। स्टॉक एक्सचेंज में यही तो होता है, वहाँ लोग आते हैं, लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं और फिर आश्वासन देते हैं जो हम अगले महीने या फिर नेक्स्ट 15 डेज में आपका जो मनी है या फिर वापस कर देंगे। लेन देन की सुरक्षा होती है। इसमें एक शेयर बाजार की सहायता बेहतर ढंग से नियंत्रित होती है और इसके कार्य व्यापार को विद्यमान कानूनी ढांचे के अनुसार सुस्पष्टीकृत किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि निवेशक जनता बाजार में एक सुरक्षित एवं निष्पक्ष लेन देन के निपटान कर पाती है। आर्थिक प्रगति हेतु भागीदारी। एक शेयर बाजार ऐसा है जहां विद्यमान प्रतिभूतियों को पुनः बेचा या खरीद फरोख्त की जाती है। हालांकि विनिवेश एवं
हालांकि विनिवेश एवं पुनर्निवेश की इस प्रक्रिया में बचतों को सर्वाधिक उत्पादक निवेश पथों में शामिल किया जाता है। यही पूंजी गठन एवं आर्थिक वृद्धि की ओर अगुवाई करता है। इक्विटी संप्रदाय का प्रसार। शेयर बाजार नए निर्गमों को विनियमित करके बेहतर व्यापार व्यवहारों तथा जनता को निवेश के बारे में शिक्षित करने हेतु उत्तम प्रभावी चरण उठाने के द्वारा विस्तृत शेयर स्वामित्व को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चलिए अब देख लेते हैं भारत में शेयर बाजार का इतिहास। भारत में शेयर बाजार का क्या इतिहास रहा है, देख लेते हैं। भारत में शेयर बाजार का इतिहास बहुत पहले 18वीं शताब्दी के अंत में आ जाता है, जब पहली बार दीर्घकालिक बेचनीय प्रतिभूतियों को जारी किया गया था। वर्ष 1850 में पहली बार कंपनी अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत सीमित देनदारियों तथा निगमित प्रतिभूतियों में निवेशकों की रुचि पैदा करने जैसी विशिष्टताएं उसके साथ थी। इसका मतलब समझिएगा, जैसे देनदारियाँ जो देने वाले थे और फिर वहाँ से निकाल कर अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, उनकी विशेषताओं को शामिल किया गया। कब? 1850 में ही। भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार 1875 में मुंबई यानी कि बम्बई, अब जो इसे नाम पड़ गया है, नेटिव शेयर एवं स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। आज इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि मुंबई शेयर बाजार BSE के नाम से जाना जाता है। इसका अनुगमन करते हुए अहमदाबाद 1894 में, कलकत्ता 1908 में तथा मद्रास 1937 एक्सचेंजों का विकास हुआ। यह ध्यान देने योग्य रोचक बात है कि शेयर बाजारों की स्थापना प्रमुख व्यापार एवं वाणिज्य केंद्रों पर हुई। 1990 दशक के प्रारंभ तक भारतीय द्वितीयक बाजार क्षेत्रीय स्थानीय शेयर बाजारों तक ही सीमित थे। 1900 दशक के प्रारंभ तक भारतीय द्वितीयक बाजार क्षेत्रीय स्थानीय शेयर बाजार तक ही सीमित थे। 1990 तक देख लीजिए। और BSE इस सूची में अग्रणी था। वर्ष 1991 के सुधारों के पश्चात भारतीय द्वितीयक बाजार ने 3 स्तरीय स्वरूप प्राप्त किया। इसमें शामिल था क्षेत्रीय शेयर बाजार, राष्ट्रीय शेयर बाजार, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब जो है 1991 के बाद ये 3 भागों में बट गया है। 3 क्षेत्र में क्षेत्रीय भी करता है, राष्ट्रीय भी, और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI। तो आज के ऑडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इसका आगे का पार्ट मैं जल्द उपलब्ध करवा दूँगी और आशा करती हूँ ये ऑडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा सुनने में। ये ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।